नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो अभी 2023 में सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था अकाउंट्स का, एमपी बोर्ड अकाउंट्स जो है सप्लीमेंट्री का एग्जाम था। तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, जितने ऑब्जेक्टिव हैं मतलब सारा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोग मैच कर लीजिए। और बाकी जो अदर दूसरे बच्चे हैं वो लोग देख सकते हैं कि पैटर्न कैसा आता है एग्जाम का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 थे और यहाँ लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, ये ओरिजिनल है है ना, नकली नहीं है। ठीक है, देखिए ये हायर सेकेंडरी एंड सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 हिंदी में पूरक परीक्षा 2023, है ना, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। 23 मार्क्स का टोटल था। ये दिख नहीं रहा होगा तो आप सुन तो सकते हैं फिल्म से, है ना। और इसमें 3 घंटे का टाइम था और मैक्सिमम जो है 80 मार्क्स थे। ठीक है, तो चलिए अब सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था उसमें लिखा था द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म मस्ट नॉट एक्सीड। तो जो मैक्सिमम पार्टनर है वो कितने हो सकते हैं, तो 50 हो सकते हैं। तो जिस भी बच्चे का पेपर है उसने टिक लगाया हुआ दिख सकता है आपको, वो सही है ना। और जो गलत होगा बता दूंगा इफ ए पार्टनर गेट मोर देन प्रीवियस शेयर इन द रिकंस्ट्रक्शन ही इज कॉल्ड। देखिए, जब भी कोई पार्टनर को शेयर मिलते हैं तो उसको गेनिंग पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेनिंग पार्टनर। और जब कोई पार्टनर अपने पास से शेयर देता है तो उसको बोलते हैं फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इस केस में ये हो गया, प्रीवियस शेयर पहले से थे और मिल गए, मोर लिखा हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा? गेनिंग पार्टनर। देन दिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियरली दिखाई देगा। ठीक, हाँ जी, ये देखिए। ओके, फिर लिखा है रीपेमेंट। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया। तो उसके बाद आता है इनफ्लो ऑफ कैश में। कैश का इनफ्लो क्या होता है? तो कैश का आना इनफ्लो होता है, जाना आउटफ्लो होता है। तो ये कैश रिसीव जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर दिया रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। तो लॉन्ग टर्म डेट वगैरह जितना भी पेमेंट फिर से कराया होता है, सब फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो यहाँ पे कैश फ्लो में 4 एक्टिविटी, यहाँ जनरली 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग। तो ये आपका क्वेश्चन था। फिर लिखा है द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज प्रिस्क्राइब अंडर द कंपनी एक्ट 2013 इज। तो बैलेंस शीट जो है वो पार्ट 1 में लिखा हुआ है शेड्यूल 3 के, और पार्ट 2 ऑप्शन 2 था, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्या है इसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। पार्ट 1 में जो है वो बैलेंस शीट के बारे में है, तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए फिर हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स ध्यान से सुनना, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है। देखिए लिखा है ऑन ओनली डैश कैन बी बिकम ए पार्टनर। ओनली डैश मतलब कि केवल पर्सन जो है वो क्या बन सकते हैं? पार्टनर बन सकते हैं। ओके, चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमाउंट टू डैश ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदलता है, मतलब पार्टनरशिप डीड चेंज होती है, तो उस केस को बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन, या हिंदी में पुनर्गठन बोलते हैं इसे। ओके, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू बी पेड टू डिसीज पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज। तो जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका एग्जीक्यूटर आता है और एग्जीक्यूटर अकाउंट में उसका सारा जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आंसर आता है एग्जीक्यूटर। स्टॉक इज ऑलवेज, तो स्टॉक जो है वो ऑलवेज फुली पेड अप होता है। फुली पेड अप से कहने का मतलब जो पूरा पेमेंट कर दिया जाता है तब वो स्टॉक आपका हो जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी हैज अ डेज सक्सेशन। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं कंपनी के, जिसमें लिखा था परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है। सिक्स्थ दिया इशू कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन डैश कैपिटल। तो ये है ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड हो जाता। देन आपका आता है नोटिस ऑफ फोरफीचर इज डेश बिफोर द फोरफीचर ऑफ शेयर। तो फोरफीचर करने से पहले जो है वो 14 डेज का टाइम दिया जाता है। तो 14 डेज बिफोर फोरफीचर, तो 14 दिन इसमें आंसर आ जाता। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं अपन इसके मैच द कलम। अच्छा, मैच द कलम से पहले एक और चीज बता दूं आपको कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे एमपी बोर्ड का जितना भी अकाउंट्स है, तो एमपी बोर्ड अकाउंट्स, साथ में इकोनॉमिक्स भी है और बिजनेस स्टडीज भी है, और बिजनेस स्टडीज। तो आप अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। एप्लीकेशन का नाम है बीएसटी क्लासेस। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे सर्च करना पड़ेगा, लोगो तो आपको दिख ही जाएगा। तो प्ले स्टोर से आप सर्च करके एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और लॉगिन एज ए स्टूडेंट करना। उसमें ऑप्शन आता है लॉगिन करने का, तो लॉगिन एज ए स्टूडेंट एंड पेरेंट आता है। तो लॉगिन एज ए स्टूडेंट करना, तो आपको ये सारे चीजों के रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आपकी इच्छा है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, है ना। और ये पेपर जो है इसका भी मैं पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मैच द कॉलम में क्या है।
मैच द कॉलम में लिखा है एवरी पार्टनर इज ए, तो जो सारे पार्टनर है वो एक टाइप से एजेंट होते हैं फर्म के लिए, है ना। तो यहाँ पे दिया था एवरी पार्टनर इज ए एजेंट ऑफ द फर्म, तो ये आपका पहला आंसर आया था एजेंट ऑफ द फर्म। फिर अब मुझे फोटो थोड़ा सा ब्लर टाइप का मिला है, तो उम्मीद है लेकिन समझ जाओगे आप, है ना। गुडविल इज, तो गुडविल क्या होता है, तो गुडविल एक सेलेबल एसेट्स होता है, तो ये आपका आंसर 2 हो जाता है। फिर लिखा बैलेंस शीट इज प्रिपेयर, तो बैलेंस शीट जब बनाई जाती है तो वो कंपनी बैलेंस शीट जो है वो बनाते हैं ऑन पर्टिकुलर डेट, तो ये आपका 3rd हो जाता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर होता है तो ईयर के हिसाब से बनाया जाता है। फिर शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का मालिक होता है, यानी कि ऑनर ऑफ द कंपनी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो 1932 चलता है, ये आपका 5th हो जाता है। देन गया कंपनी एक्ट, तो कंपनी एक्ट जो है वो 2013 का रूल यूज होते हैं, तो कंपनी एक्ट 2013 आ जाता, तो ये आपका हो जाता 6th वाला ऑप्शन। ओके, तो उम्मीद है यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। और मैच द कॉलम के बाद एक आंसर आते हैं आंसर इन वन वर्ड एंड सेंटेंस, तो ये थोड़ा सा लेंदी आंसर भी इसमें हो सकते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट वाले पहले बता देता हूँ, लेंदी वाला आपको समझा दूंगा। हु कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म बिजनेस, तो फर्म में बिजनेस मतलब जब भी रहता है, तो ये आपका पूछा गया है कि पार्टनरशिप वाला, तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टनर्स जो है वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं, और ये राइट ऑफ द पार्टनर्स भी होता है। फिर डू गुड फर्म राइट ऑफ गुडविल, तो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर गुडविल को राइट ऑफ कर दिया तो ये उनके लिए लॉस हो जाएगा, तो नो, क्योंकि बड़ी कंपनी जो है वो गुडविल बनाती है, राइट ऑफ नहीं करती। तो व्हेन इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो आपका होता है, कौन सा अकाउंट है, इसका 2 एक होते हैं, एक एडजस्टमेंट होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये आपका अकाउंट है, तो ये आपका अकाउंट है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा पूछा हमने, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका बनाया जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पे बनाए जाते हैं। लिखा व्हाट इज कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर, तो जब हम कुछ खरीदते हैं और उसका पेमेंट नहीं कर सकते, तो उस केस में हम उसको पेमेंट के तौर पे कैश की जगह क्या दे देते हैं, डिबेंचर दे देते हैं, उसी को बुलाया था कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर। तो परचेस करते टाइम हम डिबेंचर इशू कर देते हैं, पैसे ना देते हुए, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर। तो इसके लिए आपको लिखना था पूरा, उम्मीद है लेकिन समझ में आओगे। लिखा व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट बैलेंस शीट इज, तो बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर लिखा है द आइडियल करंट रेशियो सजेस्टेड इज, तो आइडियल करंट रेशियो जो है वो 2:1 होता है, और ये सजेस्ट करता है कि कंपनी के पास जो कितने एसेट्स हैं वो लायबिलिटी के रेशियो में होना चाहिए। तो लायबिलिटी और करंट एसेट्स का रेशियो बताता है करंट रेशियो। ठीक है, लिखा है व्हाट इज द चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट नोन एज, तो चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिकंस्टिट्यूशन बोला जाता है, तो ये ऊपर भी बताया था, फिर से लिख लीजिए, रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाएगा जब भी क्या होता है, चेंज इन पार्टनरशिप होता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी समझ गए होंगे, है ना। चलिए फिर देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स, तो आखिरी था ट्रू एंड फॉल्स। तो लिखा है बैलेंस शीट इज एन अकाउंट, तो ये फॉल्स है, बैलेंस शीट क्योंकि स्टेटमेंट है। क्या होता है, अकाउंट की जगह अगर स्टेटमेंट होता तो फिर आंसर सही होना था, तो अभी तो ये फॉल्स है, स्टेटमेंट होता है। फिर लाइव स्टॉक इज ट्रीटेड एज फिक्स्ड एसेट्स, तो ये ट्रू है। लाइव एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि मछली पालन हो गया, और आपका क्या हो चुका है, गाय वगैरह जो पालते हैं, केटल फील्ड हो गया, डेयरी वाले हो गए, तो ये सारे लाइव एसेट्स में आते हैं। फिर लिखा गुडविल इज ट्रीटेड एज करंट एसेट्स, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि गुडविल एक फिक्स्ड एसेट्स होता है। फिर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये एकदम सत्य है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी होता है, आपने पढ़ा होगा, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। फिर आता करंट रेशियो इज आल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल रेशियो, ये भी ट्रू है। और आखिरी है कंपनीज बैलेंस शीट इज प्रिपेयर इन वर्टिकल फॉर्म, तो ये भी ट्रू है। तो दो होते हैं, वर्टिकल फॉर्म मतलब ऐसा, और हॉरिजॉन्टल फॉर्म मतलब लेटा हुआ। तो ये वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट को बनाया जाता है रियलिटी में, और आपने इसका स्ट्रक्चर देखना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके एक चैप्टर है क्लास 12th में, उस चैप्टर में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, और वो फॉर्मेट जो है वो बनाया जाता है पार्ट 1 ऑफ कंपनी रूल के हिसाब से, पार्ट 1 शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो शेड्यूल 3 जो रूल है, उस रूल में बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, तो बस इतना था। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ गए होंगे। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, और इस चीज का ध्यान रखें कि जो ऑब्जेक्टिव है बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जो वो आपके कॉन्सेप्ट्स के बीच में से आते हैं, ना कि किसी बुक से, ना परीक्षा बुक से। तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, तो आप ऑब्जेक्टिव सारे कर आओगे, और बहुत ईजी ऑब्जेक्टिव है ना। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।